वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक होगा डिटर्मिनेशन ऑफ अ फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। लास्ट टॉपिक में हमने देखा लास्ट लेक्चर में कि किस तरह से एक फ़ोर्स को हम रिजॉल्व कर सकते हैं उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में। उसमें हमारे पास एक फ़ोर्स थी एफ़, उसको हमने एफ़ फोर्स लिया। देन हमने उसके जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स थे एफ़ एक्स और एफ़ वाई ड्रा किए, और देन लास्ट में हमने एफ़ एक्स और एफ़ वाई की वैल्यूज़ कैलकुलेट की। तो वो सारी बातें हमने देखी रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स में। जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो इससे थोड़ा हट के है कि अब यहाँ पर हमें परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स गिवन होंगे और परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स की मदद से हमने फोर्स फाइंड करनी होगी। तो देखते हैं कैसे करेंगे। सपोज़ अब हम कह देते हैं कि एफ़ एक्स और एफ़ वाई हमारे पास दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स थे, हमने एफ़ एक्स और एफ़ वाई ड्रा कर लिए। तो अब एफ़ एक्स और एफ़ वाई हैं अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल। अब तीसरा वेक्टर जो है एफ़ है, तो हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग, हेड टू टेल रूल क्या होता है आपके पास कि ये दो वेक्टर है ना, आपके पास ओ पी वेक्टर वन है, फिर आपने एक पी आर वेक्टर लिया। ये दो वेक्टर्स को अगर आपने ऐड करना है तो अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल फर्स्ट वेक्टर के टेल को लास्ट वेक्टर के हेड से कोइंसाइड कर दें, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो रिजल्टेंट वेक्टर जो है ओ आर होगा, तो ओ आर इक्वल होगा बाकी टू वेक्टर्स के सम के, तो ओ आर इज इक्वल टू ओ पी प्लस पी आर। तो अब हमने देखा कि रिजल्टेंट जो वेक्टर होगा वो उन दो वेक्टर्स का सम होगा जिनका हम रिजल्टेंट फाइंड करना चाह रहे हैं। तो ओ पी और पी आर, ओ पी यहाँ पे देखें ये वाला वेक्टर है, पी आर ये वेक्टर, इन दोनों को हम ऐड करना चाहते हैं। तो इनका सम जो होगा रिजल्टेंट के इक्वल होगा, तो ओ आर इज इक्वल टू ओ पी प्लस पी आर के इक्वल होगा। तो अगर हम देखें अब ग्राफ से, अगर हमें वैल्यूज़ लिखना हो इनकी तो हम वैल्यूज़ लिख सकते हैं ना कि ओ आर की जो वैल्यू है ओ आर इक्वल है एफ़ के, इसी तरह ओ पी एफ एक्स के इक्वल है और पी आर जो है वो एफ वाई के इक्वल है। तो इनकी वैल्यूज़ हमने पुट कर लिया, एफ इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। यहाँ से फिर अब हमने क्या करना है, अब हम क्या ले लेंगे, दोनों तरफ हम क्या ले लें, स्केयर ले लें। मैग्नीट्यूड आपने लेना है यूजिंग राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल को ट्राइंगल यूज़ करते हुए हमने इसका मैग्नीट्यूड जब हम फाइंड करना चाहते हैं तो हम किस तरह से करेंगे। अब इसमें आपने पाइथागोरस थ्योरम जो है वो अप्लाई करना है। पाइथागोरस थ्योरम हम इसमें अप्लाई करेंगे जिसके अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज का स्केयर जो है वो एडजेसेंट प्लस ऑपोजिट के स्केयर के इक्वल होता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो हाइपोटेन्यूज है वो एफ है, तो हमने इसमें क्या किया, हाइपोटेन्यूज का स्केयर इज इक्वल टू, ये अब हमारे पास होगा बेस जो है, बेस का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर स्केयर। देन अगेन वैल्यूज़ पुट कर दें। ओ आर जो है वो एफ़ के इक्वल है, तो एफ़ का स्केयर प्लस एफ एक्स स्केयर प्लस एफ वाई स्केयर, ये हमने ओ आर ओ पी और पी आर की वैल्यूज़ पुट कर दी। अब दोनों तरफ क्या ले लें, स्केयर रूट ले लें। स्केयर रूट जब हम लेंगे तो एफ़ का स्केयर रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा और दूसरी तरफ स्केयर रूट एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये तो था मैग्नीट्यूड के लिए, और हम ये फार्मूला अब हम यूज़ करेंगे जब भी हमें कोई किसी फोर्स के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स गिवन होंगे एफ एक्स और एफ वाई, तो उससे जब मैग्नीट्यूड फाइंड करना होगा तो उसके लिए हम जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो एफ इज़ इक्वल टू स्केयर रूट एफ एक्स स्केयर प्लस एफ वाई का स्केयर होगा। तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए। देन अब चूँकि हम बात कर रहे हैं फोर्स की, तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी के लिए मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों का होना ज़रूरी होता है। तो यहाँ तक हमने मैग्नीट्यूड तो फाइंड कर लिया। अब ये फार्मूला जो होगा हमारे पास मैग्नीट्यूड के लिए फार्मूला आ गया। देन अब चूँकि फोर्स की डायरेक्शन होती है तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम अब क्या करेंगे, टेंजेंट थीटा यूज़ करेंगे। टेंजेंट थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। परपेंडिकुलर जो है वो एफ वाई है, बेस एफ एक्स है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू एफ वाई ओवर एफ एक्स। अब चूँकि हमें सिर्फ थीटा की वैल्यू चाहिए, डायरेक्शन हमें चाहिए, तो टेन जो है टेंजेंट जो है वो दूसरी तरफ हम ले जाएंगे। दोनों तरफ टेंजेंट इन्वर्स ले लें तो वो कैंसिल हो जाएंगे। टेन को अगर दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो टेन इन्वर्स बन जाएगा एफ और टेन इन्वर्स एफ आई और एफ एक्स। तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे डायरेक्शन के लिए। तो जब भी हमें एफ एक्स और एफ वाई गिवन होंगे, डायरेक्शन फाइंड करनी होगी, तो हम ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ देखें, अब हमारा सेकंड टॉपिक है बच्चों, टॉर्क और मोमेंट ऑफ अ फोर्स।
टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स जो है इसको हम अपने डिस्कस करेंगे। तो इसमें इसको डिस्कस करने से पहले हम कुछ बेसिक बातें देख लेते हैं कि रिजिड बॉडी क्या होती है, एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है, क्योंकि जब भी हम बात करेंगे टॉर्क या मोमेंट की तो उसमें जब हम जिक्र कर रहे होंगे तो कोई रिजिड बॉडी होगी जिसे हम कंसिडर कर रहे होंगे टॉर्क में, और देन उसके अलावा जो रिजिड बॉडी है वो किसी एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रही होगी। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन और रिजिड बॉडी जो है उनको समझना ज़रूरी है टॉर्क को समझने से पहले। टॉर्क तो हम देखते हैं रिजिड बॉडी क्या है। अब देखें कोई भी ऐसी बॉडी जिस पर अगर हम फोर्स अप्लाई करें और अब फोर्स अप्लाई करने से उसके पार्टिकल्स जो हैं उनकी शेप, उनके दरमियान डिस्टेंस अगर वो चेंज ना हो तो ऐसी फोर्स को हम तो ऐसी बॉडी को हम रिजिड बॉडी कहते हैं। आप मिसाल के तौर पे एक दरवाज़ा है लोहे का या कुछ तरह से हार्ड जो चीज़ है, अगर आप उस पर फोर्स लगाते हैं, क्योंकि कोई भी बॉडी ना स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, और अगर उस पर फोर्स अप्लाई करने से जो बॉडी के पार्टिकल्स हैं उनके दरमियान अगर डिस्टेंस चेंज ना हो तो ऐसी फोर्स तो अब इसमें क्या होगा कि अगर ये डेफिनेशन स्टार्ट से याद करेंगे, इट्स कॉल्ड रिजिड बॉडी। देन एक्सिस ऑफ रोटेशन, अब जो कोई भी बॉडी है, जो पार्टिकल्स हैं वो सर्कल्स में एक लाइन के अराउंड सर्कल्स में रोटेट कर रहे होते हैं और उस लाइन को हम एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलते हैं। तो ये जो फर्स्ट लाइन होगी एक्सिस ऑफ रोटेशन की डेफिनेशन हम करेंगे। देन उसके बाद हम है टॉर्क की डेफिनेशन। टर्निंग इफेक्ट है जो किसी भी फोर्स का जो टर्निंग इफेक्ट है उसको हम टॉर्क कहते हैं, ठीक है। और टॉर्क के लिए अब हम इसके अनदर डेफिनेशन, जो ये डेफिनेशन हम लिखेंगे जो पिंक बॉक्स में डेफिनेशन, इसके अलावा एक इसकी और डेफिनेशन हम करेंगे टॉर्क के लिए ही। वो क्या है, क्योंकि मोमेंट ऑफ फोर्स जो है, अब इसमें देखें कि जो प्रोडक्ट है फोर्स एंड इट्स मोमेंट आर्म इज कॉल्ड टॉर्क जो है, और टॉर्क को हम लिखते हैं टॉ इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाई एल, और इसका यूनिट जो है एसआई यूनिट जो है टॉर्क का वो न्यूटन मीटर है, और ए टॉर्क ऑफ 1 न्यूटन मीटर इज कास्ड बाय अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द मोमेंट आर्म 1 मीटर लॉन्ग। अब देखें ये डेफिनेशन हम करेंगे 1 न्यूटन मीटर टॉर्क की। क्वेश्चन आ जाता है अगर डिफाइन 1 न्यूटन मीटर, ठीक है, तो या डिफाइन यूनिट ऑफ टॉर्क, तो उसमें हम क्या लिखेंगे कि 1 न्यूटन मीटर वो टॉर्क होता है, 1 न्यूटन मीटर जो है वो टॉर्क होता है जो 1 न्यूटन की फोर्स जो है प्रोड्यूस करती है ऐसी बॉडी पे परपेंडिकुलर एक्ट करके जिसके जो मोमेंट आर्म है वो 1 मीटर लॉन्ग हो। तो ये हम डेफिनेशन अब ये होगी उसके फोर्स की यूनिट की। अच्छा, देन इसके में कुछ टर्म्स हम यूज़ करेंगे। आगे है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स वो लाइन होती है जिसके अराउंड कोई भी बॉडी जिसके अलोंग फोर्स एक्ट कर रही होती है। मिसाल के तौर पे देखें अगर ये स्पैनर हो तो इसमें क्या, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहाँ से इसने रोटेट करना है इसके अराउंड, तो जहाँ पर हम फोर्स लगा रहे होते हैं उसको लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स बोलते हैं। अब देखें स्पैनर को अगर हम यहाँ से पकड़ के फोर्स लगाते हैं तो इस पॉइंट को लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स बोलेंगे हम। तो वो लाइन जिसके अलोंग फोर्स एक्ट कर रही होती है उसे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स बोला जाता है। अच्छा, यहाँ पर टॉर्क में ना एक चीज़ जो समझने वाली है, यहाँ पे 2 चीज़ें हैं टॉर्क में। टॉर्क अगर हम फार्मूला देखें, टॉर्क में 2 मेन चीज़ें आती हैं, फोर्स और एल क्या है, मोमेंट आर्म। अच्छा, ये डिस्कस कर लेते हैं मोमेंट आर्म क्या है। मोमेंट आर्म जो है ना वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तक का। अब देखें कैसे होगा, अब यहाँ पे अगर इसमें देखें ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको हम मोमेंट आर्म बोलते हैं। एक्सिस ऑफ रोटेशन और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, उसको मोमेंट आर्म बोलते हैं। अच्छा, मोमेंट आर्म की आपको समझ आ गई, उसको हम एल से लिखते हैं। बात हो रही थी टॉर्क की। टॉर्क क्या है, टॉर्क में 2 चीज़ें आती हैं, फोर्स और मोमेंट आर्म। तो टॉर्क जो है ना वो डिपेंड करेगा इन 2 चीज़ों पे, फोर्स और मोमेंट आर्म पे। अगर आप फोर्स को इंक्रीज़ करेंगे टॉर्क इंक्रीज़ हो जाएगा, लेंथ को इंक्रीज़ करेंगे देन भी टॉर्क इंक्रीज़ होगा। लेकिन फोर्स और मोमेंट आर्म एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। वो किस तरह से, अगर आपने टॉर्क को कांस्टेंट रखना है तो अगर आप ज़्यादा लेंथ का, ज़्यादा मोमेंट आर्म का स्पैनर यूज़ करेंगे तो कम फोर्स लगानी पड़ेगी। मोमेंट आर्म जितना ज़्यादा होगा उतनी कम फोर्स रिक्वायर्ड होगी, और जितना मोमेंट आर्म कम होगा उतनी ज़्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होगी। मीन्स फोर्स और मोमेंट आर्म इस इक्वेशन में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आप फोर्स को बढ़ा रहे, टॉर्क को कांस्टेंट रखते हुए अगर आप फोर्स को बढ़ाएंगे तो कम हमें फोर्स जो इसकी लेंथ रिक्वायर्ड होगी। इसकी मिसाल कुछ ऐसे है, अगर आपके पास एक स्पैनर हो और उसकी लेंथ कम हो, कम लेंथ वाले स्पैनर से अगर आप एक नट को खोलना चाहते हैं तो ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। सेम नट को अगर आप एक ज़्यादा
लेंथ वाले स्पैनर से खोलेंगे तो कम फोर्स लगानी पड़ेगी। इसी वजह से छोटे पुर्जे होते हैं ना बाइक वगैरह के या छोटी मशीनों के, वो उसके लिए हम अमूमन छोटे स्पैनर यूज़ करते हैं। और जो बड़ी गाड़ियाँ होती हैं उसके लिए हम ज़्यादा बड़े नट होते हैं, क्योंकि ज़्यादा फोर्स, तो इसके लिए हम ज़्यादा लेंथ वाले स्पैनर यूज़ करते हैं ताकि कम फोर्स लगा के हम उन नट को लूज या टाइट कर सकें। ओके बच्चों, ये अब आज का हमारा क्वेश्चन था। ये इसके एक एक्सरसाइज है, सिंपल फार्मूला T = F L, तो ये आपने सॉल्व कर लेनी है।